Sriram's IAS, serving the nation since 1985. अब ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, we are the lifeline. तो हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री नाइजीरिया विजिट किए हैं एज पार्ट ऑफ अ 3 कंट्री विजिट। तो वो पहले नाइजीरिया गए, उसके बाद गुआना और उसके बाद ब्राजील टू अटेंड द G20। अब ये विजिट अगर आप देखोगे तो काफ़ी हिस्टोरिक विजिट है, क्योंकि आफ्टर 15 ईयर्स ऐसा एक विजिट हो रहा है जहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री विजिट कर रहे हैं एक वेस्ट अफ्रीकन कंट्री को। और कहीं ना कहीं ये एक शिफ्ट, ये ट्रांजिशन दिखाता है हमारे फॉरेन पॉलिसी, या आप बोल सकते हो अफ्रीकाज पॉलिसी पे। क्योंकि आज तक जो हमारा फॉरेन पॉलिसी रहा है टुवर्ड्स अफ्रीका, इट हैज बीन गाइडेड बाय द 10 गाइडिंग प्रिंसिपल्स, जो कि हमारे प्रधानमंत्री ने युगांडा के पार्लियामेंट में 2018 में दिया था। उस समय पे एज पार्ट ऑफ दिस 10 गाइडिंग प्रिंसिपल्स उन्होंने कहा था कि इट इज गोइंग टू बी अफ्रीका फर्स्ट एंड इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी कि अफ्रीका को जो भी चाहिए वो इंडिया देगा। बट हमेशा से एक फेवरेटिज्म आप कह लो, या फोकस पॉइंट आप कह लो, या आप इंडिया का अप्रोच में वन साइडेडनेस कह लो, हमेशा से वो ईस्ट अफ्रीका की तरफ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा एक हिस्टोरिक कनेक्ट रहा है, एक जोग्राफिकल कनेक्ट रहा है, एंड उसी को बढ़ाते हुए हमारा फॉरेन पॉलिसी हमेशा से ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज के साथ ज्यादा रहा है रादर दैन सेंट्रल और वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज। आप ये भी अगर नोटिस करोगे कि वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज के साथ हमारा बहुत ही रेयर मीटिंग्स होती हैं, और अगर आपसे ये पूछा जाए कि वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज के साथ इंडिया का ट्रेड आप बताओ या आप कोई भी मेजर अग्रीमेंट, यू विल एक्चुअली हैव ट्रबल फाइंडिंग इट। एंड ये क्यों हुआ है? क्योंकि हमारा जो प्री ऑक्यूपेशन था विद अफ्रीका, इट इज ऑलवेज बीन विद द ईस्टर्न साइड, चाहे वो एंटी पायरेसी स्टैंस हो, या वो HADR ह्यूमैनिटेरियन एंड डिजास्टर रिलीफ हो, चाहे वो ट्रेड हो या डायस्पोरा कनेक्ट हो, हमेशा से वो ईस्ट अफ्रीका पे ही रहा है। एंड जैसे जैसे इंडियन ओशन इंपॉर्टेंट होता रहा इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, वैसे वैसे अफ्रीका के साथ जो हमारा इंगेजमेंट बढ़ता रहा वो भी ईस्ट अफ्रीका के साथ हुआ है। बट लास्ट ईयर से एक ट्रांजिशन दिखने लगा है। ये ट्रांजिशन आपको दिखेगा G20 के समिट के दौरान, जहां पे अफ्रीका को एक इंपॉर्टेंट पिलर देखा गया है इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। अब अफ्रीका कहने में तो हमारा एक प्रॉपर पॉलिसी है एंड हम काफी अफ्रीका को लेके बात करते हैं, विजिट्स हैं, एवरीथिंग, बट तभी भी वो टारगेटेड अंडरस्टैंडिंग मिसिंग है। क्यों? क्योंकि अफ्रीका जब हम बात करते हैं वी काइंड ऑफ मिस द बस, कि वहां पे कई सारे कंट्रीज हैं, कई सारे लैंग्वेजेस हैं, कई सारे कल्चर्स हैं, और हम एक क्या कोशिश करते हैं, वन साइज फिट्स ऑल पॉलिसी अपनाने की कोशिश करते हैं। उसमें भी फेवरेटिज्म किसको देते हैं? ईस्ट अफ्रीका को देता है। तो इसी वजह से ये जो ट्रांजिशन लास्ट ईयर में हुआ था G20 में, वहां पे हमने अफ्रीकन यूनियन को डेफिनेटली बुला के G20 के मेंबर जरूर बनाया, बट एक वेस्ट अफ्रीका के तरफ भी एक अप्रोच लिया है। और ये अप्रोच कैलकुलेटेड था। ऐसा नहीं है कि वी वर ट्राइंग एंड पहुंच गए हैं, कोलंबस की तरह नहीं भटकते भटकते पहुंचे हैं। एक कैलकुलेटेड मूव था, और इस मूव के अंडरस्टैंडिंग से या सिग्नलिंग से ही हमें समझ में आ रहा है कि ये विजिट हिस्टोरिक क्यों है और ये विजिट का टाइमिंग इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। मैं क्लू दे रही हूं यहां पे कि एकदम G20 से पहले नाइजीरिया का विजिट, समथिंग इंपॉर्टेंट, राइट? चलिए आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि व्हाई डू यू थिंक एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द टाइमिंग ऑफ दिस विजिट टू नाइजीरिया बाय आवर प्राइम मिनिस्टर। चलिए इस वीडियो को थोड़ा एनालिटिकल बनाते हैं और समझते हैं कि क्या हाइलाइट्स थी इस ट्रिप की। सेकेंडली हम बात करेंगे कि क्यों नाइजीरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज जो हम बात करेंगे कि ये जो मूव टुवर्ड्स वेस्ट अफ्रीका है ये कैलकुलेटिव क्यों है। ये तीनों चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगेन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रीलिम्स एज वेल एज GS, नाइजीरिया पे क्वेश्चन आ ही सकता है, वेस्ट अफ्रीका पे भी क्वेश्चन आ सकता है। अगेन हिस्टोरिक ट्रिप था इस वजह से।
आते हैं सबसे पहले एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि भाई क्या हुआ था ट्रिप पे। इसके बारे में हर मीडिया में आपको ये रिपोर्ट्स मिल जाएंगी कि एग्जैक्टली क्या हुआ है एंड कैसे हुआ था, तो जस्ट रिपीटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो हमारे प्रधानमंत्री अराइव्ड इन द कैपिटल अबूजा प्रेसिडेंशियल इनविटेशन के बेसिस पे। वहां पे नाइजीरिया के प्रेसिडेंट से मुलाकात हुई एंड दे टॉक्ड अबाउट वेरियस थिंग्स लाइक इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बेसिकली ट्रेड कैसे इंप्रूव करना है, डिफेंस पे बात हुआ, हेल्थ केयर पे बात हुआ, फूड सिक्योरिटी। ये फूड सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको याद रखना है कि G20 ब्राजील का भी इनिशिएटिव जो है वो फूड सिक्योरिटी पे ज्यादा एम्फेसाइज करता है। तो फूड सिक्योरिटी पे बात हुआ एंड ऑल्सो अभी हाल ही में जो फ्लड्स हुए थे नाइजीरिया में, उसके बेसिस पे इंडिया ने ह्यूमैनिटेरियन एड भी दिया है। उसके अलावा दे ऑल्सो टॉक्ड अबाउट ग्लोबल साउथ एंड ये ग्लोबल साउथ आज के दिन में काफी इंपॉर्टेंट हो रहा है फॉर 2 रीजंस। एक, COP29 में ग्लोबल साउथ का जो ग्रुपिंग है वो काफी हद से टूट रहा है, दे आर बिकमिंग डिवाइडेड बिकॉज ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीज एजेंडा। उस पे बाद में डिटेल वीडियो मैं बनाने वाली हूँ जहां पे हम टॉक अबाउट व्हाट आर द मेजर रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ COP29 दिस ईयर। उसके अलावा ग्लोबल साउथ और एक रीजन के लिए इंपॉर्टेंट है। जब हम बात करते हैं इंडिया एज अ विश्व मित्र, कहीं ना कहीं इंडिया एज अ वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ भी आने लगा। इट इज गेटिंग इंटरलिंक्ड एंड इंडिया विजिटिंग ग्लोबल साउथ कंट्रीज, गिविंग देम अ प्लेटफॉर्म to talk about what concerns them is part of India's विश्व मित्र पॉलिसी और being the voice of global south। तो ग्लोबल साउथ पे ऑफ कोर्स बात करना है, उस बात किया उन्होंने। उसके अलावा एज आई सेड ह्यूमैनिटेरियन एड में 20 टन्स इंडिया इज गोइंग टू सेंड टू नाइजीरिया फॉर फ्लड रिलीफ। उसके अलावा स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जो लास्ट विजिट ऑफ PM मनमोहन सिंह में साइन किया गया था, उसको स्ट्रेंथन करने की बात की गई है। सबसे ज्यादा एम्फेसाइज डिफेंस पे की गई है और इस चीज को थोड़ा समझेंगे क्योंकि अगर हम ईस्ट अफ्रीका की बात करें तो वहां पे 2 चीज इंडिया फोकस करता है जब हम डिफेंस की बात करते हैं। एक है एंटी पायरेसी, राइट? वी ऑल नो कि इंडिया एट द गल्फ ऑफ ओमान एंड गल्फ ऑफ एडन, द हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास कई महीनों से अभी एंटी पायरेसी ऑपरेशंस चल रहे हैं एंड इंडिया इज प्रोएक्टिव इन फाइटिंग अगेंस्ट पायरेसी। बट वेस्टर्न अफ्रीका के तरफ इंडियन नेवी का प्रेजेंस बहुत कम रहा है। फ्रेंडली विजिट जरूर हुए हैं इन द पास्ट बट इतना एक्टिव नहीं रहा है, जो कि लास्ट ईयर थोड़ा बदला था। ऑब्वियसली INS समुद्र हैड विजिटेड इन लास्ट ईयर अक्टूबर 2023 में कई सारे गल्फ ऑफ गिनी में विजिट हुआ था। बट पायरेसी को लेके इंडिया हैज नेवर रियली कोलैबोरेटेड विद वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज। Secondly, these West African countries are an excellent market for defense exports. और धीरे धीरे इंडिया is kind of becoming an arms market for the global south countries. हम इतना प्रोड्यूस कर रहे हैं और ऐसे वेपन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि हम ग्लोबल साउथ कंट्रीज जो कि US और रशिया से नहीं खरीद सकते हैं, हम उनको बेचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे विजिट्स बिकम इंपॉर्टेंट जहां पे डिफेंस पे बात की जा सकती है। एंड यहां पे जैसे मैंने कहा 2 अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। एक है एंटी पायरेसी को सपोर्ट करते हुए, स्ट्रेंथन करते हुए कोऑपरेशन, एंड दूसरा है कैपेसिटी इनहैंसमेंट जहां पे हम डिफेंस एक्सपोर्ट्स की बात कर रहे हैं। उनके मिलिट्री कैपेसिटी को हम लोग स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेंगे। How they will buy from us, right? So we are also getting into that whole arms market, pluses and minuses, वहां पे हम लोग enter कर रहे हैं अभी धीरे धीरे। And these kinds of visits are extremely important to strengthen that defense ties. उसके अलावा, as I said, there was a talk about education and energy and things like that. उसके अलावा there was also a memoranda of understanding on cultural exchange program, custom cooperation and survey cooperation. So apart from our Prime Minister, our External Affairs Minister was there. Even our Foreign Secretary was visiting with our Prime Minister. तो कई सारे sidelines में meeting हुई थी, right? And जो सबसे ज़्यादा photo op था, सबसे ज़्यादा जिक्र हुआ है मीडिया में, it was all about our Prime Minister being conferred with Nigeria's highest national honor, that is the Grand Commander of the Order of the Niger. Now, this is a big award, and he has been awarded
several highest civilian honor right now. Russia se bhi hai, and he has got it from Egypt. Multiple countries he has got it. Even from Nigeria he has been awarded this honor, right? Now apart from that, jahan pe bhi hamare pradhanmantri jate hain, he always talks and has a discussion with the diaspora, because he feels that the diaspora is an informal ambassador, right? We all know that. And jitna aap diaspora ko importance doge, diaspora is going to work towards improving the relations between two countries. So these are some of the highlights that happened in this visit. Now highlights to aapka, it's as basic as any country's visit. आप कोई भी country का visit उठा लो, यही highlights होने वाले हैं. Maybe there is one or two difference, but apart from that, it's a very regular visit. But why is this so important is basically the country that is important. Why Nigeria? So the previous visit was by Prime Minister Manmohan Singh in October 2007. उस visit में India-Nigeria relations को strategic partnership बोला गया था. ठीक है, उसके बाद से there has been no high profile visit. Diplomatic relations जरूर हैं, but it has largely been relegated to a distant multilateral relationship जो होता है. But Nigeria is one of the most oil rich country. And जब से Russia Ukraine crisis शुरू हुआ है, European countries are buying a lot of their oil from Nigeria. So suddenly Nigeria has an influx of revenue coming in. Plus there is an investment opportunity that is opening up in Nigeria, which is where China has been very interested in Nigeria. So automatically the rivalry between India and China in Africa becomes a major point. Second reason पे आते हैं, energy security. Now this is something that I've explained multiple times, but energy security होता क्या है? एनर्जी सिक्योरिटी होता है कि जब आप एक कंट्री से नहीं खरीदते हो, आप मल्टीपल कंट्री से खरीदते हो, ताकि अगर एक कंट्री ने भी प्राइस बढ़ाया या कुछ भी गड़बड़ हुआ, आप किसी और पे डिपेंड कर सकते हो. योर प्राइस और द एनर्जी सप्लाई विल नॉट गेट अफेक्टेड. So in light of this, Nigeria is an important partner for our energy security, because we really cannot depend on Russia or on the Gulf countries. You never know कि कल रशिया ने क्या प्राइस बढ़ा दिया चाइना के कहने पे, या अरब कंट्रीज ने प्राइस बढ़ा दिया यूएस के कहने पे. तो हमें मल्टीपल पार्टनर्स की जरूरत है. इसी वजह से हम वेनेजुएला से खरीदते हैं, इसी वजह से नाइजीरिया को भी हम अभी अपने स्फीयर में ला रहे हैं एज पार्ट ऑफ एनर्जी सिक्योरिटी. अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, पायरेसी. तो ऑलरेडी आई टॉक्ड अबाउट कि हमारा हमेशा पायरेसी का जो फोकस रहा है, इट हैज ऑलवेज बीन ऑन द ईस्टर्न साइड. ऑब्वियस बात है, ईस्टर्न साइड में ज्यादा पायरेसी अटैक्स भी जरूर होते हैं, बट वेस्टर्न साइड ऐसा नहीं है कि पायरेसी नहीं होता है. देयर इज अ लॉट ऑफ पायरेसी अटैक्स दैट हैपेंस ऑन द वेस्टर्न साइड आल्सो, because of again poverty and lot of displacement and external players coming in, and बहुत फ्लक्स में ऐसी चीजें होंगी. नॉन स्टेट एक्टर्स का राइज होगा एंड पायरेसी जैसी क्रिमिनल एक्टिविटीज होने वाली हैं, तो वहां पे भी होता है. एंड इंडिया हैज दैट एज ऑफ प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन to these countries as net security provider, right? So not only fighting against piracy, but kind of building the capacity to fight against piracy is also very important. So again, this is an area where Nigeria would be very interested. Again, they have influx of revenue coming in. Secondly, it is one of the biggest democracy in Africa, and they want to be a leader in this region. Third thing is global South support. We have already talked about Vishwamitra is getting associated with the idea of voice of the global South, and India needs the global South ka support today for multiple reasons. Not only to support India's presidency in the UNSC, but also to build a bloc which is going to be a strong area which is going to support India's vision of a multilateral or a multipolar world order. So you need your countries aligned, you do not want कि China का वहाँ पे ज़्यादा increasing influence रहे. What you would want is your influence also to stand there, but in terms of soft power, not in terms of debt trap, right? उसको separate करने के लिए इंडिया का ये outreach program होना ही है. And the next thing, of course, as I said, कि investment opportunities open up हो रही हैं, and India does not want to miss the bus. And India is now seen as a developmental partner of Nigeria.
something that India has been focusing upon, again, as I started the video with, in comparison to China's inroads into this area, right? You do not want to miss out on the bus when it comes to such an opportunity, especially now, जहाँ पे आपको इन countries का support चाहिए. So this is the reason why Nigeria has been chosen for such an historic moment, right? Next, let's come down to the last point, is why this calculated move towards West Africa. So सबसे पहला ये जो transition है one size fits all policy का, जहाँ पे पूरे अफ्रीका को as one देखा जाता है, it is a transition that is happening from last year. पहले it was all East Africa. अफ्रीका जरूर बोलते जरूर थे, बट वो ईस्ट अफ्रीका ही था. बट धीरे धीरे हमने ये डिफ्रेंसिएशन करना शुरू किया है. एंड दिस इज अगेन अ विजिट टू नाइजीरिया काइंड ऑफ पुट्स अ स्टैम्प ऑन दिस ट्रांजिशन. सेकेंड इज दैट अभी मल्टी फैसेटेड रिलेशंस ओपन अप होने लगी हैं. पहले क्या था? इट वाज लार्जली ट्रेड या टूरिज्म या एजुकेशन, जो ट्रेडिशनल एरियाज थी. बट आज के दिन पे डिफेंस, नॉट जस्ट प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी बट ऑल्सो एज एन आर्म्स सप्लायर, वो भी एक एंगल आने लगा है. उसके अलावा यू हैव फाइनेंशियल कोऑपरेशन कमिंग इन, यू हैव ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन कमिंग इन, मल्टी फैसेटेड रिलेशनशिप्स का अपॉर्चुनिटी आ जाता है व्हेन वी टॉक अबाउट ग्लोबल साउथ. नाउ China's angle I've already explained. India coming in and playing on its soft power card in contrast to China's debt trap definitely gives that edge, and India wants to replicate the success it has had in East Africa and West Africa as well. East Africa में जो India ने अपने soft powers achieve किया है 2018 के onwards, same चीज India wants to achieve in the Western African region. Next, of course, Europe. Europe is going to be under a lot of pressure when Donald Trump is there as a president. It will look into other partnership, and India wants to be there in West Africa, being a partner to Europe, right? Again, this is from the energy perspective. आप अगर देखोगे, it is India's way of outreaching towards this side of the world. Right, something that India has largely ignored, but now India is proactively trying to find out avenues for partnership, for collaboration in this part. Now imagine for East Africa, you had partnership with Japan, which was the Asia-Africa Growth Corridor. Now this is something that India can replicate in West Africa along with the European countries in order to challenge whom? China. Right, so that is another move that India is making. Next, of course, I've talked about defense. Defense, I've already said, it is just not anti-piracy, but also countries which are going to be able to buy India-made weapons, right? So that is going to be another matter. Vishwamitra, that is again, when we talk about our approach towards Vishwamitra, you want to be seen as a friend of all. So how can you then ignore a significant part of the world, which is West Africa? So when we use the word Vishwamitra, we are looking at engaging with multiple countries. In this slide, this calculative move towards West Africa does come in our new policy towards Africa. Now, one thing we need to do, that is 3 steps we need to do, just as to improve this relation. One is to continue with this transition from one size fits all policy to a differentiated policy towards Africa, wherein you're having engagement with East Africa and West Africa separately and with African Union separately. Secondly, is to move towards more and more multifaceted relation rather than the old traditional relations of I-Tech and education and trade. We need to move towards technology now. We need to move towards defense now. We need to move towards UNSC reforms now. Things that matter to both the sides and where they can come together. And the last part is rivalry with China. Now, this is something which is going to be an engagement that's going to take time because China is investing heavily in Africa. And for that, we need partners. Whether it's Europe or Japan, we need to calculate, find out partners and engage with partners so that in Africa, we can stop China's expansion. I hope you've understood what is this what is this trip all about, and especially the timing of the trip. I'm going to meet you in the next video. Till then, take care. Bye. Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. Ab offline, hoya online, we are the lifeline.